प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि अशोक वाजपेयी पर केंद्रित डॉक्टर सुभाष राय जी का आलेख प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है अंधेरे को पता होता है कि उसे बीत जाना है। डॉक्टर सुभाष राय की संक्षिप्त परिचय। मूलतः आप कवि हैं। आपका जन्म जनवरी 1957 में उत्तर प्रदेश में स्थित मेऊ जिला के गांव बड़ा गांव में हुआ। शिक्षा काशी, प्रयाग और आगरा में हुई। आप आगरा विश्वविद्यालय के ख्याति प्राप्त संस्थान के MI से हिंदी साहित्य और भाषा में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। उत्तर भारत के प्रख्यात संत कवि दादू दयाल की कविताओं के मर्म पर शोध के लिए आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिली। कविता, कहानी, व्यंग और आलोचना में निरंतर आप सक्रिय हैं। आप अमृत प्रभात और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में शीर्ष पदों पर काम किए हैं। फिलहाल लखनऊ से प्रकाशित होने वाले हिंदी दैनिक जनसंदेश टाइम्स और हिंदी मासिक पत्रिका समकालीन सरोकार के प्रधान संपादक के रूप में आप काम कर रहे हैं। आपकी कुछ प्रमुख जो कृतियां हैं: सलीब पर सच कविता संग्रह, जाग मछंदर जाग आलेखों का संग्रह है, समकालीन सरोकार के स्त्री रचना विशेषांक का क्यों लिखती हैं स्त्रियां शीर्षक से पुस्तकाकार प्रकाशन है। प्यारे साथियों, ये हमारे चैनल का लिंक और फेसबुक का लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक कर सीधे रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था। जन्म स्थान दुर्ग, मध्य प्रदेश, भारत। इनकी जो प्रमुख कृति है शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, कहीं नहीं वहीं, विविध कविता संग्रह, कहीं नहीं वहीं के लिए 1994 का साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कारों से अशोक वाजपेयी जी को सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए हम लोग मूलतः लेख पर आते हैं। अंधेरे को पता होता है कि उसे बीत जाना है। बकौल अशोक वाजपेयी, लॉकडाउन एक मजबूरी थी जो हम पर थोप दी गई थी। सब के सब एक जैसे एकांत में ढकेल दिए गए थे, जिसे किसी ने चाहा नहीं था। यह चुना हुआ एकांत नहीं था, इसलिए यह रचनात्मक एकांत भी नहीं था। इस घरबंदी के समय में लेखकों, रचनाकारों को चुप हो जाने और इंतजार करने की जगह नहीं था। इस घरबंदी के समय में लेखकों, रचनाकारों को चुप हो जाने और इंतजार करने की जगह अपनी सक्रियता बनाए रखने के रास्ते खोजने थे। पढ़ने लिखने के अलावा और क्या किया जा सकता है? जब इस प्रश्न पर चिंतन शुरू हुआ तो सोशल मीडिया में प्रचुर अवसर दिखा। लाइव होने का, बतियाने का। घर में रखी किताबों ने बुलाया अपने पास। जाहिर है हमारे समय के श्रेष्ठ कवि अशोक वाजपेयी ने भी इस विकल्प का उपयोग किया। इस दौरान उन्होंने कविताएं लिखी, स्तंभ लिखे और मीडिया के अनेक मंचों, चैनलों से सीधे अपनी बात रखी। अगर उनकी बातों में से मैं महत्व के हिसाब से कुछ बातें चुनूं और इस समय के बारे में कहना चाहूँ तो उन्हीं के शब्दों में कहूँगा। हम बीतने और होने के बीच फंसे हैं। यह ठहरा हुआ निर्जन समय है।
प्रार्थना, पुकार और विलाप सब मौन में बिला गए हैं। हर कुछ पर चुप्पी समय की तरह बसर गई है। हम इन दिनों लोगों से दूर हो गए हैं। पहले जीने के लिए मेल जोल रखना जरूरी था, अब जीने के लिए मेल जोल से बचना जरूरी हो गया है। खबरें इतनी झूठ पूर्वग्रह ग्रस्त और अप्रासंगिक हो गई हैं कि उनसे सच का पता नहीं चलता। सोचने का समय तो है, पर सोचना हो नहीं पा रहा। जो हो रहा है वह इतना दारुण है कि भाषा उसका बखान करने में नाकाफी लगती है। एक बड़ा सच है, लाखों मजदूरों के दुर्दम दुख की तस्वीरें। यह सच्चाई अपने अभागेपन में अकाट्य और अदम्य है। हम वर्तमान से आक्रांत हैं। कई बार एक अनंत और असाम्य वर्तमान, असमाप्त वर्तमान के अलावा कोई और समय सूझता ही नहीं। कई बार एक अनंत और असमाप्य वर्तमान के अलावा कोई और समय सूझता ही नहीं। हम निर्ममता का भूगोल चारों ओर पसर गया है। निर्ममता का भूगोल चारों ओर पसर गया है। लोकतांत्रिक सत्ता अद्भुत, अप्रत्याशित और अतार्किक क्रूरता दिखा रही है। अंधेरा बहुत घना है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ अंधेरे में विलीन होने से बचा हुआ है। भारत की साधारण अज्ञातनामा नागरिकता ने भारत की साधारण अज्ञातनाम नागरिकता ने मजदूरों, गरीबों की पीड़ा में सहभाग करके निष्करुण सत्ता की निर्ममता के बरबक्ष एक नया और उजाला आख्यान रचा है। भारत की साधारण अज्ञातनाम नागरिकता ने मजदूरों, गरीबों की पीड़ा में सहभाग करके निष्करुण सत्ता की निर्ममता के बरबक्ष एक नया और उजाला आख्यान रचा है। प्यारे साथियों, मैं आपका कमेंट नहीं देख रहा हूँ। अब सीधे हम लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक। – 2020 का मार्च और अप्रैल, मई, जून, जुलाई यही वह समय था जब पहली लहर में कोरोना की महामारी ने भारत समेत लगभग सारी दुनिया को अपने पंजों में जकड़ लिया था। जाहिर है, अशोक वाजपेयी की उपयुक्त टिप्पणियां इस विकराल संकट के मद्देनजर ही की गई है। कोई भी अशोक जी की इन बातों से असहमत नहीं हो सकता है कि बहुतों के मन में इस विकट और मारक समय में इसी तरह की बातें आई हों। हो सकता है अनेक लोगों ने इसे बहुविध तरीके से दर्ज भी किया हो, लेकिन एक कवि और साहित्यकार होने के नाते अशोक वाजपेयी ने समूचे परिदृश्य पर जिस ढंग से विचार किया है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान से देखें तो उन्होंने केवल वर्तमान के दुख, चुप्पी, अलगाव, निर्ममता के विस्तार और उसके बरबक्स सहायता, सहयोग, सदायता और करुणा के दृश्यों को ही नहीं लिखा, बल्कि उसके पार भी देखने की कोशिश की। महामारी के जल्दी खत्म हो जाने की कोई संभावना नजर नहीं आती। अगर यह लंबी चलती है तो क्या बिना मेल जोल के रहने की मजबूरी समाज को बदलेगी? लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के भीतर काम करने वाला सत्ता तंत्र अपने करोड़ों गरीब नागरिकों की पीड़ा कम करने में नाकाम ही नहीं हुआ, बल्कि महामारी की आड़ में क्रूरता, अनाचार और अत्याचार के तमाम नए कीर्तिमान भी बनाए। तो क्या जनता इस निर्मम तंत्र को इसी तरह अपनी
कुत्सित कार्रवाइयाँ जारी रखने की इजाज़त देगी या अपने लिए किसी और विकल्प को रास्ता देगी? क्या टेक्नोलॉजी को मानव संहारक बनने से रोकने के लिए हमारे पास समय, कौशल, कल्पना, संवेदन और साहस बचे हैं? क्या मौजूदा विध्वंसकारी विकास मॉडल का कोई मानवीय रूप मनुष्य ढूंढ पाएगा? और क्या साहित्य भी अपना रास्ता बदलेगा? जितने दारुण दृश्य हैं उन्हें का पाने में हमारी भाषा असमर्थ हो गई है। तो क्या साहित्य कोई नई भाषा गढ़ेगा, कहने का कोई नया ढंग ईजाद करेगा? अशोक जी ने जितनी गहराई से वर्तमान को, उसकी विवस्था, पीड़ा और अदम्य निरुपायता को देखा, उतनी ही उत्कटता से वर्तमान के पार की संभावित आकांक्षाओं, दुराशाओं, अंधेरों, संभावनाओं, आशाओं, उम्मीदों और उजालों को भी देखने की कोशिश की। मानव सभ्यता के इतिहास की कथाएं बताती हैं कि मानवता पर बार बार ऐसे संकट आए हैं और उन्हें पराजित कर मनुष्य विजयी हुआ है। विकट से विकट अंधेरे को चीर कर मानवता अपनी अपराजय जिजीविषा के साथ उठ खड़ी हुई है, विजयिनी बनकर निकली है। अभी भले भोर का पता न हो, लेकिन भोर आएगी जरूर। अपनी एक कविता में अशोक जी कहते हैं कि हम अपने समय को लिख नहीं पाएंगे। ऐसा कहते हुए भी वे अपने समय को लिख ही रहे होते हैं जब कोई दृश्य इतना कारुणिक, असहायता भरा हो तो उसके बारे में पूछे जाने पर आम तौर पर लोग कह देते हैं कि जो देखा है कह नहीं पाएंगे। लेकिन यह मुहावरा केवल उसकी भयावहता की ओर संकेत करता है। भले आज के समय को आज न लिख पाए, लेकिन कल इसे जरूर लिखेगा। अशोक वाजपेयी जी महामारी से त्रस्त समय को, उसकी संभावना को और असंभावना को इस तरह देखते हैं। उम्मीद किसी कचरे के छूट गए हिस्से की तरह किसी कोने में दुबकी पड़ी है, जो आज नहीं तो कल बुहार कर फेंक दी जाएगी। यह ठहरा हुआ निर्जन समय है जिसमें रोजमर्रा की आवाजें नहीं गूंजे भर है। एकांत भी गा रहा है पृथ्वी के लिए मंगल गान। निर्जन में आवाजें हैं, शब्द नहीं हैं, लोग नहीं हैं, भोर का पता नहीं। नियत समय पर फिर भी हो रहा है सवेरा। अशोक वाजपेयी जी की करुणा काल में लिखी गई कविताएं ज़्यादातर व्यंजना में बात करती हैं। शब्दों के अर्थ कई स्तरों पर सक्रिय दिखते हैं, इसलिए केवल अभिधा में देखने पर उनकी बातों के भीतर अंतर्विरोध दिखाई पड़ता है। उनकी एक कविता की एक पंक्ति कहती है, यह ठहरा हुआ समय है जिसमें पक्षी और चिड़िया तक चुप हैं। एक अन्य पंक्ति में वे कहते हैं कि भोर की पहली चिड़िया बोल रही है, अभी भी बचे हुए अंधेरे को चीरती हुई भोर का पता नहीं। यहाँ चिड़िया को हमेशा चिड़िया समझने से हम किसी अनर्थ में फंस जाएंगे। उनकी कविता में कहीं रोजमर्रा की आवाजें नहीं गूंज भर है, कहीं पक्षी और चिड़िया तक चुप हैं, कहीं भोर की चिड़िया बोल रही है, कहीं निर्जन में आवाजें हैं, शब्द नहीं है, कहीं भोर का पता नहीं है, तो कहीं नियत समय पर सवेरा हो रहा है। एक कवि अपनी कविताओं में वह सारी बातें कहता है जो वह गद्य में नहीं कह पाता। कविता को गद्य की तरह न पढ़ा जा सकता है, न समझा जा सकता है। अशोक जी मानते हैं कि भले ही एक
भय जनित चुप्पी चारों ओर पसरी हुई है हो, लेकिन कविता के लिए जगह है। कविता के लिए हर समय हर कहीं जगह होती है, लेकिन हर समय कविता का समय नहीं होता। लॉकडाउन के बाद सड़कों से वाहनों के हट जाने पर एकाएक एक अजीब दृश्य पैदा हो गया था। सड़कें बिल्कुल खाली हो गई थी। यही नहीं, उद्योग धंधे फैक्ट्रियां बंद हो जाने, विमान ट्रेन स्थगित हो जाने और तमाम यांत्रिक मशीनी गतिविधियों के ठप हो जाने से बाहर अपार दुख और वेदना की मौजूदगी के बावजूद प्रकृति के भीतर से एक मंगल गान फूट पड़ा था। नदियां साफ सुथरी दिखने लगी थीं, पहाड़ दूर से नजर आने लगे थे, चिड़ियों की आवाज़ें तेज हो गई थी और जंगल बस्तियों शहरों की ओर बढ़ आया था। जंगली जानवर अपनी सरहदें लांघने लगे थे। वाजपेयी जी के शब्दों में कहें तो इस समय का एक बहुत सारी जगह है, खुली और खाली जगह, पर जगह नहीं है संग साथ की, मेल जोल की, बहस और शोर की। फिर भी जगह है शब्द की, कविता की, मंगलगान की। हम इन्हीं शब्दों में कविता के सुने गलियारे में पुकार रहे हैं, गा रहे हैं, सिसक रहे हैं। यहाँ दरवाजों पर कोई दस्तक नहीं देता, पड़ोस में कोई किसी को नहीं पुकारता। अथाह मौन में सिर्फ हवा की तरह अदृश्य हल्के से धकियाता है हर दरवाजे, हर खिड़की को मंगल आघात पृथ्वी का। सुबह की ठंडी हवा में अपनी असंख्य हरी रंगतों में चमक कांप रही है। अनार, नींबू, नीम, सप्तपर्णी, शीरीष, बोगन बेलिया, जवा कुसुम, सहजन की पंक्तियां, धूप उनकी हरीतिमा पर निश्चल फिसल रही है। मैं सुनता हूँ उनकी समवेत प्रार्थना, पृथ्वी का मंगल हो। लॉकडाउन के दौरान कविता में अशोक वाजपेयी ज़्यादा स्वतंत्रता और विदग्धता के साथ समय की शिनाख्त करते हैं। वे कहते हैं कि यह समय बहुत सपाट है, इसमें कोई सलवटें, परतें, दरारें नजर नहीं आती, इससे भागने की कोई पगडंडी तक नहीं सूझती। फूल लिखते हैं, लेकिन वे मन को खुशी नहीं देते। वे कुसमय पर हंसते हुए नजर आते हैं। जो जैसा है वह वैसा ही नहीं दिखता, जिसका जो स्वभाव है वह वैसा ही आचरण करता नजर नहीं आता। ठंड का मौसम नहीं है, लेकिन हवा ठंडी है। समय या तो ठहर गया है या धीमा हो गया है। एक ही तरह के दृश्य हैं। गिल लहरियां जो आम तौर पर सुंदर लगती हैं, मुंह चिढ़ाती हुई पेड़ों पर चढ़ रही हैं। यह दूरियों का समय है, यह दूरियों का समय है। हम लोगों से दूर हो गए हैं। जीने के लिए जरूरी हो गया है दूर रहना। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। हम लोगों से दूर जरूर हो गए हैं, पर अपनी चीज़ों के नज़दीक आ गए हैं। भले ही लाचारी है, लेकिन हम अपनी चीज़ों को अधिक ध्यान से देख रहे हैं। लगता है अब चीज़ें भी हमें अधिक ध्यान से देख रही हैं। उन चीज़ों पर ध्यान जा रहा है जिन पर कभी नहीं गया। वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि इधर बहुत किताबें मंगा रखी थी, उन्हें पढ़ता हूँ। घर में जो कुछ कर सकता हूँ करता हूँ। खाना बनाना तो नहीं आता, लेकिन बर्तन धोने में हाथ बटाता हूँ। आजकल घर में धूल बहुत आ जाती है, झाड़ू लगाता हूँ। इस क्रम में उन्हें लगता है कि चीज़ों का सच कुछ कुछ जानने का सुयोग हो रहा है। चीज़ें तो सच है,
चीज़ें तो सच है ही, लेकिन वे कभी कभार कुछ न कुछ सच हमें बताती भी रहती हैं। चीज़ों को क्या मालूम कि अपनी आरक्षित अकिंचन सच्चाई से वे हमारी सहज मानवीयता को उद्दीप्त करती रहती हैं। अशोक जी चीज़ों को तो चीज़ों की तरह देखते हैं, परंतु चीज़ों के बीच में जो जीवन बिखरा हुआ है वहाँ उनका कभी प्रवेश करता है। खाने की मेज पर बैठकर लिख रहा हूँ, ठीक सामने रज्जा के दो चित्र लगे हैं। उन्हें देखता हूँ कि उनके पीछे कहीं रज्जा की आंखें हैं जो इस कठिन समय में मुझ बेचैन बेराहत को दिलासा देती हुई दिख रही हैं। जैसे रज्जा साहब इतना दुख दर्द देखकर अपने चित्रों से बाहर निकल आए हों। घरबंद की हालत में वे सवाल करते हैं और खुद ही उसका जवाब भी देते हैं। यथार्थ के अति यथार्थ में बदल जाने के इस समय में मीडिया की क्या भूमिका है। अशोक वाजपेयी महसूस करते हैं कि खबरें हमारे इस कठिन समय में इस कदर झूठ पूर्वग्रस्त, अप्रामाणिक और सनसनीखेज हो गई हैं कि वे नज़र न खबरें रह गई हैं, न ही उनसे सच्चाई का कुछ पता चलता है। नागरिकों का उनसे संबंध विकृत और असत्य से भरा हो गया है। मीडिया सत्ता की क्रूरता और अमानवीयता में उसके साथ खड़ा हो गया है। सत्ता केवल मुक्त दर्शक नहीं है, वह अपनी समूची क्रूरता और निर्ममता के साथ बर्ताव कर रही है। लॉकडाउन के बाद जब शहरों में भूखे नहीं रहा गया तो लोग बड़ी संख्या में अपने घर के लिए निकल पड़े। लॉकडाउन के बाद जब शहरों में भूखे नहीं रहा गया तो लोग बड़ी संख्या में अपने घर के लिए निकल पड़े। हजारों किलोमीटर पैदल ही कटते हुए मरते हुए सत्ता देखती रही। जब बहुत आलोचना होने लगी तो कुछ ट्रेनें बसें चलाई गई और घोषणा की गई कि मजदूरों को सम्मान के साथ उनके घरों को भेजा जा रहा है। तपते हुए दिन में तपती दहकती हुई ट्रेनें, न पानी न खाना, पता नहीं कहाँ जाना है। चली कहीं के लिए, जा पहुंची कहीं और। भूख प्यास से बेहाल लोग जल भून कर दम तोड़ते रहे। मजदूरों की पीड़ा इतनी बड़ी है कि उसे लिख पाना कठिन हो गया है। इस मसले पर अशोक जी की कविताएं भी उतनी मुखर नहीं दिखती जितनी ज़रूरत है। वे शब्दों की असमर्थता स्वीकार भी करते हैं। वे इस पर विस्तार से बोलते तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कविता में इशारा भर करके आगे बढ़ जाते हैं। अचानक कबूतर कुछ कम हो गए हैं, जैसे दिहाड़ी मजदूरों की तरह अपने गांव वापस जाने की दुखद यात्रा पर निकल गए हैं। कैसे कहोगे तुम कि शब्दों में अट नहीं पाया वह हल्का हरा अंधेरा, वह ओस की बूंद पर एक पल को चमकी धूप, वह शहर छोड़कर भूखे भागते आदमी का लाचार चेहरा। सत्ता की भूमिका बहुत निर्मम है। यातना और करुणा के कई दृश्य तो परस्पर मन को भी पिघला देने वाले थे, परंतु सत्ता उनसे भी नहीं पसीजी। किसको याद नहीं होगा बच्चे को अटैची पर बांध कर उसे खींचती एक माँ, और स्टेशन पर मृत पड़ी माँ के शरीर पर पड़ी चादर से खेलता बच्चा। सत्ता का खेल इतना ही नहीं है। अशोक जी इस पर गहराई से विचार करते हैं। उन्हें लगता है कि जो सत्ताएं हैं वे चाहती हैं कि दूरियों की दुनिया बनी रहे। इससे उन्हें उत्पीड़न और दमन की राजनीति करने में आसानी होती है।
इससे वे एक अलग प्रकार की सांप्रदायिकता रचने में भी कामयाब होती हैं, जो निकटता नहीं अलगाव की भाषा बोलती हुई दिखेगी। कोरोना के चलते कुछ दूरियां तो हैं, लेकिन कुछ और दूरियां जानबूझकर बढ़ाई जा रही हैं। वे सब छिपी नहीं रह गई हैं। आप देख सकते हैं कि इस लोकतंत्र में तंत्र लोक से दूर जा रहा है, पुलिस सुरक्षा से दूर जा रही है, धर्म अध्यात्म से, मीडिया सच्चाई से, सत्ता नागरिकता से, न्यायालय न्याय से और राजनीति नीति से दूर जा रही है। ये दूरियां तो प्रथमतः महामारी से पैदा हुई है, लेकिन उसने सत्ता को इनको और बढ़ाते जाने का बहाना दे दिया है। ये दूरियां समाज में हिंसा, अन्याय, अत्याचार की प्रवृत्तियों को निरंतर प्रोत्साहित कर रही हैं। आत्मतुष्ट मध्यम वर्ग उसकी अनदेखी कर रहा है। सत्ता के लिए अपने हिडेन एजेंडा लागू करने के लिए इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है। वह कर भी रही है। विरोधियों को पकड़ा जा रहा है, सीमाओं पर तनाव बढ़ाया जा रहा है और झूठे प्रचार के जरिए तंत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करने की पूरी कोशिश की जा रही है। वाजपेयी जी मानते हैं कि और गहरे संकट में धकेल दिए जाने के पहले लोगों को समझना होगा कि दूरियों से न हम बचेंगे न दूसरे। कोरोना महामारी ने एकाएक जिस एकांत में ढकेल दिया है वह साहित्य के लिए कितना सार्थक है। अशोक वाजपेयी जी ने घर बंद काल में इस प्रश्न पर विचार किया है। वे कहते हैं कि कविता को एकांत चाहिए, पर ऐसा नहीं कि उसमें दूसरे न हों। किसी भी तरह से उसकी मौजूदगी का एहसास सक्रिय न हो। कविता का एकांत सृजनात्मक होता है, स्पंदित एकांत होता है, जड़ और थोपा हुआ एकांत नहीं। कविता के वर्तमान पर विचार करते हुए वाजपेयी जी कहते हैं कि महामारी से उपजे संकट का वर्तमान हमें आक्रांत जरूर किए हुए हैं, लेकिन इससे इतर भी समय है। इसलिए कविता के बारे में सोचते हुए हमें उसके एक अधिक व्यापक वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए। वैदिक काल से लेकर आज तक जो भी कविता हमें संबोधित करती सुनाई पड़ती है वह कविता का वर्तमान है। इसमें संस्कृत, पाली, प्राकृतिक से लेकर कबीर, तुलसी, मीरा, गालिब, इकबाल, फैज, फिराक, निराला, अज्ञे, मुक्ति बोध, शमशेर, रघुवीर सहाय और श्रीकांत वर्मा आदि से लेकर आज लिखने वाले तमाम कवियों की कविताएं शामिल हैं। इसमें स्त्रियों, दलितों, आदिवासियों की आवाज़ें भी शामिल हैं। कविता के इस विशाल वर्तमान से हमारी कोई दूरी नहीं है। वे घरबंदी के दौरान साहित्य की राजनीति पर भी बात करते हैं और कहते हैं कि लेखों में इतना चुच्चापन था इसका अंदाज नहीं था। साहित्य टुच्चेपन से बचता है। कुछ लेखक नहीं बच पाते। कुछ टुच्चे व्यक्ति भी अपने लेखन में टुच्चेपन से बच जाते हैं, लेकिन इससे कुछ भी हासिल नहीं होता। कोई भी कृति अपने से जीवित रहती है या मरती है, किसी के कोसने से नहीं। उनका मानना है कि भाषा पर पहले से ही संकट था, अब और बढ़ जाने वाला है। साहित्य कोई राय शुमारी नहीं है। वो अलग विधा है जो राजनीति को भी प्रश्नांकित करती है और खुद को भी। इधर इतनी सपाट बयानी दिखाई पड़ती है कि डर लगता है साहित्य अगर अविधा बनकर रह जाएगा तो साहित्य और खबर में क्या फर्क रह जाएगा। जैसे खबरें ज़्यादातर झूठी हैं, वैसे ही साहित्य भी झूठा बनकर रह जाएगा।
सत्ता तो यह चाहती ही है। सत्ता का भाषा और साहित्य सत्ता का भाषा साहित्य और कलाओं के प्रति कोई सरोकार नहीं होता। सत्ता का भाषा साहित्य और कलाओं के प्रति कोई सरोकार नहीं होता। साहित्य अकादमियों और विभिन्न कला पीठों पर मीडियाकारों के प्रभुत्व के कारण साहित्य की बुनियादी बहुलता का अवमूल्यन हुआ है। वैचारिक पुलिसिंग विकसित हुई है, लेकिन स्वयं लेखकों ने इस कट्टरता और असहिष्णुता का विरोध किया है। वे न झुके न डिगे। ऐसे लेखकों ने ही साहित्य और कला के मूल्यों की रक्षा की है। इस बहस के समानांतर आज जो हालात हैं, जो दृश्य हैं, वे क्या सचमुच साहित्य के लिए चुनौती बने हुए हैं? क्या हमारे पास जो भाषा है वह कोरोना महामारी के समय का सच दर्ज करने में असमर्थ हो गई है? तो क्या कुछ नए ढंग से सोचना होगा, नई भाषा गढ़नी होगी? उन्हें सोशल मीडिया से उम्मीद है। वे कहते हैं कि इधर सोशल मीडिया ने उन मामलों पर सवाल पूछना जारी रखा है जिन पर आम तौर पर मुख्य धारा का मीडिया चुप रहता है। हालांकि सोशल मीडिया का एक हिस्सा अफवाहों को फैलाने और झूठ के प्रचार में भी लिप्त दिखाई पड़ता है, लेकिन कुल मिलाकर उससे उम्मीद बढ़ी है। अशोक जी को लगता है कि हम एक शून्य से घिर गए हैं, कुछ कर पाने की स्थिति नहीं है, चुप्पी बढ़ रही है, अपने किए धरे की निरर्थकता का एहसास हो रहा है। हम एक निच ट्रेजिडी के शिकार हैं। अंधेरे में चीख है हमारा बोलना, अंधेरे में चीख है हमारा बोलना। ऐसा अंधेरा है जो दोपहरी में ही आत्मा में बस गया है। विकल्प क्या है? क्या हम भी इसी अंधेरे के हिस्से बनकर रह जाएंगे या इसे चीर कर निकल पाएंगे? अशोक जी आशान्वित हैं। वे कहते हैं कि अंधेरे का बखान करते हुए भी शब्द आलोक की वर्णमाला बन जाते हैं, और जब तक यह आलोक है उम्मीद बची रहेगी। वह उम्मीद ही साहित्य और कलाओं को नई भाषा देगी। वह उम्मीद ही साहित्य और कलाओं को नई भाषा देगी, अभिव्यक्ति के नए उपकरण, नए रास्ते देगी। फिर उत्तर कोरोना हमारे समय के लिए, हमारी दुनिया के लिए क्या लेकर आ रहा है? यह दुनिया ऐसी ही रहने वाली है या बदल जाने वाली है? अशोक वाजपेयी इन प्रश्नों पर भी गहराई से सोचते हैं। सारी दुनिया की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। व्यावसायिक गतिविधियों के अपनी पूर्व गति में बहाल होने में काफ़ी वक्त लगेगा। शिक्षा और प्रदर्शनकारी कलाओं, नृत्य, संगीत, रंगमंच, सभा, गोष्ठियों पर अभी लंबे समय तक बंदिशें रहने वाली हैं। इन सभी क्षेत्रों में क्या बदलाव होंगे अभी कह पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन कुछ नया तो करना ही होगा, और उसके लिए अप्रत्याशित बौद्धिकता की दरकार होगी। ऐसे समय में कलाकारों के जीवन में आई उथल पुथल से उन्हें बचाने के लिए क्या हमारा समाज आगे आएगा? सरकार कुछ करेगी? अभी कुछ पता नहीं। करोड़ों मजदूर बेहाल बेराहत हो गए हैं। सत्ता, धर्म, मीडिया से जब मानवीयता गायब हो गई थी। सत्ता, धर्म, मीडिया से जब मानवीयता गायब हो गई थी, तमाम अनाम साधारण लोगों ने आगे बढ़कर उनकी मदद की। वाजपेयी जी बहुत गंभीरता से दृश्य के उस पार देखने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि जब आप लाचार होकर संभव को भी अवास्तविक मानने को मजबूर हों, तब आपको हो सकता है कि असंभव का ख्याल आए और आप उसकी संभावना की कल्पना करने लगे।
मंदिरों, मठों, पूजा स्थलों के पास अपार संपत्ति है। मंदिरों, मठों और पूजा स्थलों के पास अपार संपत्ति है। वे ईश्वर के नाम पर खुद को संचालित करते हैं, ईश्वर को दयालु बताते हैं। क्या वे ऐसे विकट संकट के समय में गरीब निरुपाय लोगों की मदद करने के लिए आगे आएंगे? सच्ची पूजा तो दरिद्र नारायण की ही होती है। क्या इस लगभग असंभव की समय रहते कोई संभावना है? अशोक जी नहीं कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईश्वर शायद न बच पाए, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा। इतनी जटिल स्थिति है कि भौतिक अलगाव लंबे समय तक जारी रह सकता है और उसके बाद भी हम पहले जैसी साधारणता में शायद ही लौट पाए। इस संकट के बाद प्रकृति में एक अभूतपूर्व चमक पैदा हुई है, यानी उसने स्वीकार किया है कि विकास का मौजूदा रास्ता विध्वंस के अलावा कुछ खास नहीं देने वाला है। तो क्या मनुष्य प्रकृति को नष्ट करने का रास्ता छोड़कर उसके साथ चलने की बात सोचेगा? सत्ताएं इस संकट को टालने या नियंत्रित करने में लगभग असहाय साबित हुई हैं। तो क्या दुनिया की महत्वपूर्ण शासन प्रणालियां, खास तौर से लोकतंत्र की अप्रत्याशित विफलता राजनीतिक तंत्र में बदलाव का मार्ग प्रशस्त करेगी? बहुत सारी संभावनाएं हैं भविष्य के गर्भ में, लेकिन वे जमीन पर उतरेंगी अभी कहना मुश्किल है। फिर भी एक बात है जो सच होगी, करोड़ों वर्ष के जीवन में मानवता पर बार बार संकट आए हैं और हर बार वह विजयी होकर निकली है। इस बार भी हम रहें न रहें, पर यह अंधेरा जाएगा, रोशनी आएगी। अशोक वाजपेयी जी के शब्दों में। शायद अंधेरे को पता होता है कि उसे बीत जाना है। शायद प्रकाश को खबर होती है कि उसका अवसर आएगा। शायद हम ही हैं जो बीतने और होने के बीच फंसे हैं। शायद हम ही हैं जो बीतने और होने के बीच फंसे हैं। इस प्रकार प्यारे साथियों, हम लोगों ने आदरणीय सुभाष राय जी का यह लेख ध्यानपूर्वक सुना। यह जो लेख है अशोक वाजपेयी जी पर केंद्रित माटी के अंक में अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है। ठीक, प्रकाशित हुई है यह लेख। तो प्यारे साथियों, आप सभी से मैं पुनः साहित्यिक सहृदय सबने निवेदन करता हूँ कि यह रिकॉर्डिंग मैं दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए किया हूँ, तो कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।